Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. This will be the last video of chapter number 10 Microbes in Human Welfare और यहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रोब्स को कैसे हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और बायो फर्टिलाइजर्स की तरह। इसमें से भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, इट विल बी हेल्पफुल। जब हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करना होता, हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। सो बेसिकली जब हम यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ऐसे माइक्रोब्स की बात करेंगे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाएंगे और अल्टीमेटली वो दूसरे जो है वो हमारी क्रॉप को, अगर अदरवाइज लिविंग रहें तो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचा सकते हैं, राइट। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में जो आपको लर्न करने हैं। जैसे एक बीटल होती है, आपको पता है, जो रेड कलर की बॉडी होती है, राइट, ऐसी दिखती है कुछ, और इसकी बॉडी पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, राइट। सो ये जो बीटल होती है इसको हम कहते हैं लेडी बर्ड, और ये अगर हम फील्ड में रिलीज कर दे तो ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो होली के आसपास होते हैं और ये येलो क्लोथ्स पे बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। अब होली आने ही वाली है शॉर्टली, सो आप ये वॉच करना कि एनवायरनमेंट में जो एफिड्स है वो बढ़ जाते हैं। सो अगर हम लेडी बर्ड्स को, ऐसी बीटल्स को फील्ड में छोड़ दें जिन्हें कॉमनली लेडी बर्ड्स कहते हैं, तो एफिड्स सारे फिनिश हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बुक में नाम दिया गया है ड्रैगन फ्लाई का, जो कि मॉस्किटोज को खा लेती है। सो मॉस्किटोज हमारी क्रॉप के लिए ऐसे हार्मफुल हैं कि मॉस्किटोज जो है वो सेल सैप पी जाते हैं। प्लांट के अंदर जो जूस होता है उसे हम कहते हैं सेल सैप, जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो अगर कॉन्टिन्यूसली मॉस्किटो सेल सैप को सक करते रहेंगे तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स फिनिश होंगे तो फ्लावरिंग कम होगी, यील्ड कम होगी, ऑल दीज विल बी द आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, सो एक तो आपको ये लर्न करना है, एक आपको ये लर्न करना है, और थर्ड एग्जाम्पल है बीटी कॉटन का, राइट। कॉटन प्लांट आपको पता है कि अपने फ्लावर्स के लिए रेज करा जाता है क्योंकि इसके फ्लावर्स जो है वो फाइबर यील्ड करते हैं, जो कि एक नेचुरल फाइबर है, राइट। और कॉटन के जो प्रोडक्ट्स है वो इन्हीं फाइबर से बनते हैं। अब कॉटन का जो प्लांट है, बटरफ्लाई का कैटरपिलर इस पे आके इसके सेल सैप को खा सकता है, राइट। नॉर्मली अगर फील्ड में इन्फेक्शन है तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स जो है वो देखे जाते हैं कि कॉटन प्लांट की सैप को सक कर जाते हैं, उसकी लीव्स को खा जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो फ्लावर्स कम होंगे, फ्लावर्स कम होंगे तो फाइबर कम होगा, ऑब्वियसली यील्ड कम होगी, दैट मीन्स फार्मर विल बी एट लॉस। तो इससे बचने के लिए क्या आता है, बीटी का मतलब है बैसिलस थूरिंगिएंसिस, ये स्पीशीज का नाम है बैक्टीरिया की। सो इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं बीटी। जब हम इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं कॉटन प्लांट पे तो हम उसे कह देते हैं बीटी कॉटन। अब ये मार्केट में सैचेट्स, जैसे शैम्पू के सैचेट्स होते हैं ना, ऐसे ही मार्केट में बैक्टीरिया के भी सैचेट्स अवेलेबल होते हैं। अब फार्मर्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को पानी में डिसॉल्व करते हैं, स्प्रेयर में डालते हैं और कॉटन के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। अब उसका यूज क्या है, जब भी बटरफ्लाई कैटरपिलर खाने को आएगा, सेल सैप को पीने आएगा, तो उसके ऊपर बैसिलस थूरिंगिएंसिस का स्प्रे है, यानी कैटरपिलर्स के अंदर बैसिलस थूरिंगिएंसिस चला जाएगा। अब जब ये कैटरपिलर की अंदर जाएगा उसके गट में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में, बिकॉज हम गट को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, तो जैसे ही ये अंदर जाएगा वहां पे पीएच चेंज की वजह से क्या होगा, जो गट है बटरफ्लाई कैटरपिलर की वो बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट का मतलब फट जाएगी, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। सो इस केस में हमने एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दे दी कॉटन को बाय स्प्रेइंग बीटी, okay, and once this BT it goes in the gut of butterfly caterpillar, वो उसकी गट को फाड़ देता है, बर्स्ट कर देता है, जिसकी वजह से कॉटन प्लांट सेव हो जाता है, राइट। सो वी टिल नाउ वी हैव स्टडीड लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई एंड बीटी।
नाउ इसके बाद आपको बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइकोडर्मा का, जो कि एक फ्री लिविंग फंगस है। फ्री लिविंग फंगस का मतलब है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फंजाई नॉर्मली हीटरोट्रॉपिक होते हैं, दे कैन बी फाउंड एज पैरासाइट भी मिल सकते हैं। सो ये ट्राइकोडर्मा जो है वो रूट्स में रहता है प्लांट्स की, ओके, रूट्स में रहता है बेसिकली, और प्लांट्स को रूट के थ्रू आने वाले पैथोजन से बचाता है। सो ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंजाई जो कि बहुत आसानी से रूट्स वाले इकोसिस्टम में मिलता है, जमीन के अंदर सॉइल में, और रूट से आने वाले जितने भी पैथोजेंस है वो प्लांट के अंदर नहीं जा पाते। सो अगर ट्राइकोडर्मा की अवेलेबिलिटी होती है तो प्लांट्स आर सेव्ड फ्रॉम द पैथोजेंस दैट एंटर थ्रू द रूट्स। इसके बाद आपको एक लास्ट एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है जो कि है बैक्यूलो वायरस का। बैक्यूलो वायरस वो वायरसेस होते हैं जो किसी भी प्लांट और एनिमल के लिए डेंजरस नहीं है, बट वो एक स्पेसिफिक इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं। अगर देखा जाए तो ये अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए थे एनसीईआरटी में, बिकॉज insects they also come in the category of arthropods only. So अगर आप arthropod लिख रहे हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। Baculoviruses are a special group of viruses that attack upon arthropods and in the bracket you can write insects. Okay, ये एक स्पेशल जेनेरा में आते हैं एंड उस जेनेरा का नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ओके, सो ये जीनस का नाम आपको लर्न करना है कि बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू विच जीनस, दिस कुड बी आस्क्ड न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। और ये बात आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये किसी भी प्लांट और एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाते या बर्ड्स को हार्म नहीं पहुंचाते। केवल बैक्यूलोवायरस किन्हीं स्पेसिफिक यानी स्पेशल स्पीशीज को ही, स्पीशीज स्पेसिफिक है ये नहीं, thus they will feed only upon specific species. Because they are eating specific species only, that is why it is known as that they have narrow spectrum. Narrow spectrum का मतलब कम स्पीशीज पर, और क्योंकि इंसेक्ट को खा रहा है इसलिए हम कहेंगे इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है इसके पास, राइट? सो दीज टर्म शुड बी लर्न बाय यू। स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक स्पीशीज को खाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीशीज को खा रहा है इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम है, इंसेक्ट को खा रहा है इसलिए इंसेक्टिसाइडल है, राइट? एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी भी होती है जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर असर करती है और नैरो स्पेक्ट्रम केवल स्पेसिफिक के ऊपर असर करती है, राइट? सो विद दिस we have come to an end how microbes they can be used as biocontrol agents. Now students, in this video itself हम बात करेंगे कि माइक्रोब्स को कैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। तो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरियम है, इसको सबसे ज्यादा बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करा जाता है। और राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस या लेग्यूम्स की रूट्स में मिलता है। सो लेग्यूम की रूट्स में आपको पता है रूट नोड्यूल्स होते हैं, और नोड्यूल्स का मतलब बीडेड अपीयरेंस, मोती की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा रूट में, सोलन। इन सोलन रूट्स के अंदर राइजोबियम आपको मिलता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। रिमेंबर, आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ एसोसिएटेड होता है सिम्बायोटिकली। Symbiotically means that it exists with the legumes in a symbiotic relationship. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जिसमें दोनों को फायदा होगा। लेग्यूमिनस प्लांट को इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि उसको नाइट्रोजन की सप्लाई मिल रही है सॉइल से, और नाइट्रोजन आपको पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और राइजोबियम को ऐसे बेनिफिट हो रहा है कि राइजोबियम को खाना मिल रहा है प्लांट से, राइट? सो दैट इज वाई इट एग्जिस्ट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब यहाँ पे कुछ आपको एनसीईआरटी में
फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी दिए गए हैं विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। सो ये भी आपको लर्न करने हैं। एक नाम है एजोटोबैक्टर एंड द अनदर नेम इज एजोस्पाइरिलम। ओके, एजोस्पाइरिलम, ये दोनों आपको लर्न करने हैं। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, मतलब आराम से इंडिपेंडेंटली रहते हैं सॉइल में, और सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो रिच करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम पैडी को ग्रो करते हैं तो हमेशा हम जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा देते हैं। सो वाटर कंटेंट हम ज्यादा देते हैं बिकॉज हम क्या करते हैं, वहां पे ओवरलॉगिंग करते हैं, मतलब पानी जितना जरूरत है सॉइल को उससे भी ज्यादा हम पानी वहां पे देते हैं। और जब ये पानी थोड़े दिन स्टैग्नेंट या स्टेशनरी रहता है तो आपको ग्रीन लेयर दिखती है पानी पे, राइट। वो ग्रीन लेयर में एक्चुअली आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलाटोरिया। ये तीनों आपको जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। बेसिकली ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं और ऑसिलाटोरिया आपका ग्रीन एल्गी में आता है, राइट। सो नॉस्टॉक और एनाबेना, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है हीट्रोसिस में, ये हमने ग्रेड 11th में पढ़ा था। और ये हीट्रोसिस जो स्ट्रक्चर है बेसिकली हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं पता, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, 78% है, बट ये ऐसे फॉर्म में है जिसमें प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स इसे यूज नहीं कर सकते। सो नाइट्रोजन को हमें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सो हाउ टू डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन? द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड नॉस्टॉक, एनाबेना इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं, विच इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर द प्लांट बिकॉज नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। वो हमेशा प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। उसके बाद आपको लर्न करना है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? जब फंगस जो है वो एसोसिएटेड होता है हायर प्लांट से, ओके, फंगस जब एसोसिएटेड होता है हायर प्लांट से और प्लांट्स को हेल्प करता है और खुद भी बेनिफिटेड होता है, इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। इस टर्म को हमने ग्रेड 11th में पढ़ा था कि फंगस इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद हायर प्लांट्स लाइक पाइनस, जो हिली एरियाज पे आपको मिलता है। और इसमें आपको एक जीनस मेंशन करी गई है, ग्लोमस। ये ग्लोमस आपको याद करना है। ग्लोमस एक जीनस है फंगस की जो कि एसोसिएटेड होती है मेनी प्लांट से, और ये क्या करती है, जो फॉस्फोरस होता है सॉइल में उसको दे देती है प्लांट को। आपको पता है in 11th there was one chapter, I'm not sure whether you have studied or not because the students जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा होगा, बाकियों के लिए चैप्टर कट गया था, कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को हमेशा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। सो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बढ़ जाती है बायो फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से, जैसे आपने राइजोबियम पढ़ा, एजोटोबैक्टर पढ़ा, एजोस्पाइरिलम पढ़ा, पैडी में हमने ये पढ़ा नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलाटोरिया। इसी तरीके से ग्लोमस एक फंजाई है जो फॉस्फोरस का कंटेंट सॉइल से लेके प्लांट को दे देगा ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करे। सो जब भी हम कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म यूज करने होते हैं जो ऑटोमेटिकली सॉइल को एनरिच करे, बिकॉज वी कैन नॉट यूज फर्टिलाइजर्स। तो अगर आपने फर्टिलाइजर्स ही यूज कर लिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी ना हुई। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल चीजें यूज करते हैं। I think this chapter was easy and it has just been summed up. If you have not watched my previous videos on all the topics that are given in NCERT, stay and come to my playlist of this chapter. It would be very, very beneficial to you. I hope you have subscribed to my channel. If not yet, please do so and share it with your friends. Thank you.